जो 19th सेंचुरी में जो हुआ वो महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है उस पे बहुत लोगों का ध्यान गया नहीं है। धर्मपाल जी ने उस पे बात अपनी रखी थी, पर मुझे लगता है उन्होंने बात रखी, बहुत सारी बातें बोली उसमें, वो कहीं उसका एक पक्ष तो लोगों ने पकड़ लिया कि हमारे यहाँ इतने स्कूल थे और वो धीरे धीरे खत्म हो गए, हमारे यहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी ऐसी थी या हमारे यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था ऐसी थी। पर ये जो दूसरा पक्ष था कि यहाँ पे एक जो नई एलीट क्लास का निर्माण हुआ, उनका निर्माण कलकत्ते से शुरू हुआ, अंग्रेजी स्कूलों, अंग्रेजी कॉलेजों, अंग्रेजी पद्धति की स्कूल कॉलेज पे। आज भी लोग मैकॉले की बात बहुत करते हैं, पर ये तो मैकॉले के पहले की बात है। मैकॉले की मिनट्स तो 1835 की बात होती है। ये सिलसिला 1800, 1805, 10 से शुरू हो गया। और वहां पे इन जो नई इंस्टीट्यूट्स बनी एजुकेशन की, उसमें जो लोग गए वो डेफिनेटली वो जो पहले से ही जो हमारा एलीट क्लास था उसी के लोग गए उसमें। मतलब ज्यादातर ब्राह्मण कायस्थ इस टाइप के लोग गए बंगाल से। और ये लोग उन इंस्टीट्यूट्स में जाकर के उन्होंने जो पढ़ाई की, उससे उनके दिमाग में एक भयंकर दृष्टि दोष पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो अपने को कैसे परसीव करते थे उसमें भी बदलाव आया, अपने समाज को कैसे परसीव करते थे उसमें भी बदलाव आया, अपने धर्म को कैसे परसीव करते थे उसमें भी बदलाव आया, अपनी सभी चीजों को कैसे परसीव करते थे उसमें बदलाव आया। उसमें उनको सिर्फ खोट ही खोट देखने की एक एक टेंडेंसी पैदा हो गई। उसकी जो ताकत, उसकी जो खूबसूरती, उसमें जो अच्छाइयाँ थी, उसको उन्होंने देखना ही लगभग बंद कर दिया, या देखा तो उसको वो उनको लगा कि नहीं नहीं, बुराइयां ज्यादा आउटवे करती हैं। तो जो उसमें दोष है, दोष को देख, एक तरफ उस दोष को देखना, दूसरी तरफ उस दोष को देखने की वजह से अपने ऊपर शर्मसार होना, कि एक तरह का गिल्ट भी, एक तरह का सेल्फ लोथिंग भी, ये सब शुरू हुआ। मतलब अपने प्रति एक हीनता की का भाव। और ये और इमिटेशन की जो टेंडेंसी होती है उसका एक अपने आप एक आउटकम कोरोलरी है, कि आप में जब हीन भावना आती है तो वो हीनता का भाव, उसमें एक एम्बेडेड तुलना तुलना रहती है किसी और से। तो वो तुलना जब किसी और से होती है, उसके समकक्ष आप अपने को हीन मानते हैं, तो उसका एक नेचुरल आउटकम ये होता है कि जिसको आपने सुपीरियर मान लिया होता है उसकी आप नकल करने लगते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे कलकत्ते में शुरू हुआ। मैं कलकत्ता बोल रहा हूँ, बंगाल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी इंस्टीट्यूशंस कलकत्ते या उसके आसपास ही शुरू हुई। और ये जो सिलसिला चला, इसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि इनको इसके एडवांटेज मिले, ये जो लोग अंग्रेजी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़े वगैरह वगैरह, तो इसका डेफिनेटली इनको एडवांटेज मिला, इनको नौकरियां मिली, अच्छी अच्छी नौकरियां मिली, इनको अंग्रेजों ने सम्मानित किया। समाज में इनकी प्रतिष्ठा पहले भी थी क्योंकि ये एलीट क्लास से ही आते थे। अब इनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई क्योंकि अंग्रेजों के साथ इनका मिलना जुलना हो गया। और इसकी वजह से दूसरे लोग भी इनसे प्रभावित हुए बहुत बड़े पैमाने पे। धीरे धीरे यही टेंडेंसी, यही प्रवृत्ति पूरे देश में फैली है। उस समय से लेकर मैं कहूंगा अभी तक यही चल रहा है। अभी जो हमारे स्कूल कॉलेजों में या और जगह है, तो जिन लोगों को, जिनको हम लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, खान मार्केट गैंग बोलते हैं, ये वही प्रवृत्ति है, वही चीज है जो अपने से एक तरह से अपने अपने तरीकों से शर्मसार है, सेल्फ लोडिंग है, उनको सब कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। ये जो टेंडेंसी है ये उस समय से शुरू हुई। और मुझे लगता है कि इसमें जो एक बड़ा फंडामेंटल फर्क हुआ कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई एलिट क्लास तो हर समाज में रही है, रहती है। ये जो बोला जाता है एगिलिटेरियन सोसाइटी, ये एक काल्पनिक चीज है, ये कभी होता नहीं है। एलिट हर समाज में, हर वर्ग में, हर देश में होते हैं। रूस में भी हैं, चीन में भी हैं, और हमेशा से ही रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा नया वर्ग पैदा हुआ, इसमें और
दूसरी तरह के एलीट में एक फर्क जो फंडामेंटल आया वो ये कि हमारा पुराना एलीट को अगर आप लें तो जैसा मैंने कल कहा था कि उनकी लाइफस्टाइल और दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल में फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। माने उनका पहनावा हो, कि उनकी भाषा हो, कि उनके पूजा करने के तरीके हों, कि उनके एक दूसरे से डील करने के तरीके हों, घर में कैसे चप्पल बाहर छोड़ के आनी है कि नहीं, लेके बिना चप्पल के अंदर आना है, उठना बैठना है, खाने पीने के तरीके हैं, इसमें एलीट और नॉन एलीट के बीच में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस नहीं रहा। आज भी अमेरिका, यूरोप के एलीट और साधारण में ये फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। साधारण भी टाई कोट पहनता है, हैट लगाता है, उसके खाने के तौर तरीके करीब करीब वैसे ही हैं। छुरी कांटे से वो भी खाता है, वो भी खाता है। ये कम छुरी कांटे इस्तेमाल करता होगा, साधारण वो ज्यादा करता होगा, लेकिन छुरी कांटे से ये भी खाता है। तो ये जो, पर यहाँ का जो एलीट है ये कंप्लीटली अपने साधारण से अलग हो गया। बोली में अलग हो गया, अंग्रेजी बोलने लगा, पहनावे में अलग हो गया, और सोच में अलग हो गया, तरीकों में अलग हो गया। और इसको जो साधारण है, जो जो पहले अपने प्रति इसको सेल्फ लोथिंग थी, अब वो सेल्फ लोथिंग ट्रांसफर हो गई साधारण की तरफ। और अपने को इसने कैसे बचाया? इमिटेट करके। कि हमको जो अपने से घृणा सी हो रही थी या अपने में गड़बड़ लग रही थी, उस गड़बड़ को इन्होंने पूरा किया दूसरों की नकल करके। और जो जो घृणा और जो कमी थी उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया साधारण के ऊपर। तो हालांकि ये साधारण के प्रति बड़ी संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट लोग, उनके 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 भले के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बट एटीट्यूड जो है वो हमेशा ही ऐसा रहता है कि वो या तो वो बेचारे, या वो एक तरह का सुपीरियर एटीट्यूड है, पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड है। इक्वालिटी नहीं है उसमें। वो कभी भी अपने को उनसे इक्वल नहीं मानते। बेचारा बोलने से इक्वल नहीं होता। दूसरी बात, एक बड़े मजेदार बात आपको बताता हूं कि ये जितने, जैसे मैंने कहा, ये ब्राह्मण लोग ही गए शुरू शुरू में ब्राह्मण कायस्थ पढ़ने के लिए अंग्रेजों के जमाने में। उसका असर आप देखिए कि भारत के जितने कम्युनिस्ट मूवमेंट हुए हैं, और आज भी जितनी रेडिकल किताबें लिखी जाती हैं, उसको लिखने वाला कौन वर्ग है? वो बात करने, कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च पदों पे कौन लोग बैठे हुए हैं? आप पाएंगे या तो ब्राह्मण है या कायस्थ है। यही लोग बैठे हुए हैं। मतलब एक जमाने में पॉलिट ब्यूरो में सभी ब्राह्मण हुआ करते थे, हालांकि वो जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों में जो एलीट ब्राह्मण नया बना, उसके अंदर इतनी हीन भावना भर दी गई कि तुम लोगों ने इतना अत्याचार किया है दूसरी जातियों पे, तुम लोगों ने इतना शोषण किया है दूसरी जातियों का, कि उसकी जो अपराध बोध था उनको, वो अपराध बोध ही ये इस चीज में मैनिफेस्ट होता है कि ये लोग कम्युनिस्ट पार्टियों में गए। और सबसे ज्यादा ये जाति की बातें जो करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं ये लोग, ब्राह्मण राइटर्स हो या पॉलिटिकल नेतृत्व हो, ये दोनों या इंटेलेक्चुअल क्लास हो, इसमें आप ब्राह्मणों का बहुतायत पाएंगे जो कि एंटी ब्राह्मण बात करते हैं सबसे ज्यादा। ये मैं उस गिल्ट से जोड़ता हूं जो इनको विरासत में मिली उस जमाने में, और जो कंटिन्यू कर रही है आज तक। ये सब चीजों को हमको देखना चाहिए, क्योंकि मतलब जितना मेरा अनुभव जाता है, हम बहुत कितनी भी बात कर लें, फिलोसफिकल बात कर लें, रैशनल बात कर लें, लेकिन व्यवहार में आज भी हम सभी साइकोलॉजिकली ड्रिवन है। हमारा व्यवहार साइकोलॉजी से ड्रिवन होता है। और वो साइकोलॉजी में ये जो है, साइकोलॉजी के दो हिस्से हम करें। एक हिस्सा है पर्सनल साइकोलॉजी, उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें सबके अपने बचपन, अपने माँ बाप वगैरह वगैरह से जो कुछ उनको मिला होता है, उसकी उससे प्रभावित होता है। लेकिन ये जो कलेक्टिव साइकोलॉजी हो गई, ये जिसको आधुनिकता ने हमको दिया, ये जो अंग्रेजों की वजह से हमको मिली, ये साइकोलॉजी ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। और इससे हमारा पूरा एलीट, नया एलीट क्लास आज का हिंदुस्तान का, जो पिछले 200 साल से है, 200 250 साल से, वो उससे ग्रस्त है। तो मैं उसको 19वीं शताब्दी से जोड़ता हूँ।
मतलब इस्लामी युग में जो हुआ वो एक अलग तरह की बात हुई, उसमें हम साइकोलॉजिकली फर्क पड़ा हमको, लेकिन हमने अपने को हीन नहीं माना कभी भी। हम डरे होंगे, हम भयभीत हुए होंगे, हम संकुचित हुए होंगे, हम पब्लिक स्पेसेस में हस्तक्षेप करने में डरने लगे होंगे, घबराने लगे होंगे, हमारी घर की दुनिया और बाहर की दुनिया में फर्क आ गया होगा, हमारी औरतें बाहर की दुनिया से कट गई होंगी, महिलाएं, ये सब उस जमाने में हुआ होगा। लेकिन ये हीनता का भाव जो था वो उस जमाने में नहीं आया। हमने कभी भी इन लोगों से, जो इस्लामिक शासक वर्ग था, उससे अपने को हीन नहीं माना। हमको लगा कि हमारी ताकत थोड़ी कम हुई है, लेकिन हीन नहीं माना। इनके जमाने में हमने अपने को हीन मान लिया हर तरह से। इस बात पे, ये डिस्टिंक्शन को हमको समझना चाहिए कि ये क्या है। और दूसरी बात, तुमने नहीं पूछा है लेकिन आई थिंक मैं बोल ही दूं, कि जो इस्लामिक युग में हुआ उसमें जो ये ज्यादा कन्वर्जन बहुत सारे हुए, जैसे धर्म परिवर्तन, तो वो 95% धर्म परिवर्तन तो जिनको तथाकथित हम नीची जातियां, छोटी जातियां बोलते हैं, उन्हीं के लोगों का हुआ। या ऐसा नहीं कि सारा उन्हीं का हुआ, लेकिन ज्यादातर 95% उन्हीं का कन्वर्जन हुआ, जिसको हम पसवंदा मुसलमान बोलते हैं। हमने कभी ये सोचने की कोशिश कोशिश नहीं की है एकेडमिक स्तर पे, साइकोलॉजी के स्तर पे, कि ये उस समय ये जो, और ये कोई एक दिन का मामला नहीं था। अंग्रेजों का युग तो 200-250, 250 का था, लेकिन उनका काल तो 600-700 का था। तो 600-700 साल में लगातार ये जो जुल्म हमारे पे हुए और कन्वर्जन हुए, उसका जो असर हिंदुओं पे क्या रहा, अभी तक हमारे डीएनए में क्या उसका असर हुआ साइकोलॉजिकली। और यहां यहां भी बात नहीं रुकती है, इसको भी स्टडी करना पड़ेगा कि जो कन्वर्टेड मुसलमान है उसकी साइकोलॉजी में क्या असर हुआ। हम और आप दो भाई हैं, एक भाई कन्वर्ट हो गया, दूसरा नहीं कन्वर्ट हुआ। तो जो भाई कन्वर्ट हो गया उसकी साइकोलॉजी में क्या असर पड़ा, ये तो एक बात समझने की है। लेकिन जो कन्वर्ट हो गया उसके साथ क्या हुआ, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि जो फोर्सिबली कन्वर्ट हुआ, उसकी खासकर महिलाओं ने उस समय कैसे इसको स्थिति को संभाला होगा, कैसे कोप किया होगा। क्योंकि कंपैरेटिवली स्पीकिंग महिलाएं धर्म कर्म कर्मकांड के काम, रीति रिवाज के काम में ज्यादा इन्वॉल्व होती है। अब उसकी दुनिया तो उलट पुलट हो गई होगी, तो उसने कैसे अपने को संभाला होगा। और ये जो पुरुष है, ये बदल, ये इसका भी हो गया, और इसने कैसे परिवार के साथ ये सब चीजें डील की होंगी, और उसका क्या असर हुआ होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे एक बच्चा को एक बच्चे को अगर बहुत ही आतंकित और बहुत ही वायलेंट वातावरण में बड़ा किया जाए, तो वो गुंडा बन जाता है। वो, मतलब उसमें ये असर, एक तो ये हो सकता है कि वो बहुत ही भयभीत होकर के एकदम डरपोक बन जाए। दूसरा असर ये भी हो सकता है कि वो गुंडई में आ जाए, कि किसी की परवाह नहीं करे, उसके इमोशंस ही खत्म हो जाए, और वो मतलब वो रुथलेस क्रिमिनल बन जाए। ये भी पॉसिबल है। तो और वो फिर जो लोग बच गए उनके प्रति सबसे ज्यादा वायलेंट होता है। ये संभव है। तो मैं तो ऐसे ही अंदाज, स्पेकुलेटिव वे में बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है इसको हमको स्टडी करना चाहिए कि ये जो कट्टरता हिंदुस्तान के मुसलमान में है और आज भी दिखाई देती है, और जिस तरह से ये वायलेंट हो जाते हैं हिंदुओं के प्रति, ये वायलेंस का स्रोत कहाँ से आता है। हम मुल्ला मौलवियों को दोष दे देते हैं, ठीक है, होगा उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल इशू भी है। ये अपने जैसे कि दो भाइयों में जब तकरार होती है तो वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जो दुश्मनी है उसका स्रोत साइकोलॉजिकल है, क्योंकि झगड़ा तो और लोगों में भी होता है, लेकिन घर के अंदर जब झगड़ा होता है तो दुश्मनी बहुत अलग अलग किस्म की हो जाती है। तो ये सब चीजें हमने अभी तक इसको गहराई से हमारे एकेडमिक दुनिया ने स्टडी किया नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसको करने जरूरी है हमारे लिए। जी, मुझे लगा पवन कुछ बोलेंगे।
अम, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है इतिहास बहुत बहुत ज़रूरी है। उसी में से ये बात शुरू हुई है कि हमारे साथ क्या हुआ है। अ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जैसे जो आपने कहा कि हमारा जो एलीट वर्क था वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगा और उनके साथ घुल मिलने लगा। तो इसमें एक मुख्य प्रश्न है कि ऐसा एलीट वर्क ने क्यों किया। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों ये का जब रूल आया, तो शुरू में तो अंग्रेज़ों का रूल एक रिलीफ लगा होगा कि जो मुग़ल रूल था, उससे एक रिलीफ दिया अंग्रेज़ों ने। और इस कारण मुझे लगता है, गेस ही है, कि जो एलीट वर्ग है वो अंग्रेज़ों के प्रति आकर्षित हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने रिलीफ दिया हमें एक। और फिर जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उनकी थ्योरीज़ हैं, उसमें वो चला गया होगा। दूसरी जो बात आपने कही कि अ, हम एक-दूसरे को इमिटेट करने लगते हैं, या एलीट ने इमिटेट करना शुरू कर दिया और फिर एलीट को देख के बाकी लोगों ने इमिटेट करना शुरू कर दिया। ये इमिटेशन भी क्यों होता है? मेरे हिसाब से तो अभी ये इमिटेशन की जो आदत है। हम लोग नहीं इन पे, हमने खाली उसको बंद कर दिया और कुछ नहीं, ओके, हमने ओके, उसको सॉरी, 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 मुझे लगा ये। चलेगा। ये मैं थोड़ा-सा यहाँ पे लीप ऑफ एक जंप ले रहा हूँ। ये इमिटेशन की जो बीमारी हुई हमें, मेरे हिसाब से तो ये जाति व्यवस्था के टूटने का कारण है। जो भी समझ मेरी जाति व्यवस्था की है, उसमें हर जाति का रहन-सहन अलग-अलग है, उनकी मान्यताएँ भी अलग हैं। और ऐसा नहीं है कि एक जाति वाला दूसरी जाति वाले को कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है ना? जैसे हम मानते हैं कि ब्राह्मण इसके हमारे समाज के एलीट थे, तो बाकी समाज ब्राह्मणों अ, को कॉपी करने में लगा हुआ है ना? या ऐसा मान रहा है कि हमें कुछ ना कुछ करके ब्राह्मण बन जाना है, ब्राह्मण जैसा बन जाना है, ऐसा नहीं हुआ है। ये बीमारी हिंदुस्तान की नई बीमारी है। नई बीमारी मतलब 100 150 साल की बीमारी होगी, कि हमको अपना सब कुछ छोड़ के उस एलीट जैसा बन जाना है, उसकी नकल करनी है। मेरे हिसाब से तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है जाति व्यवस्था के टूटने का। हमने ये बात यहाँ से इसलिए शुरू करी थी कि जो हम कल बात कर रहे थे कि जो भी शिक्षा में जो प्रयोग हो रहे हैं ऑल्टरनेटिव धारा में, मेन स्ट्रीम को तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सलाह दी है, लेकिन ऑल्टरनेटिव धारा में भी जो प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें जीवन विद्या का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, उसमें इतिहास बोध मिसिंग है कि हम लोग कहाँ से चले आ रहे हैं, हमारे ऊपर क्या, जैसा आप कह रहे हैं, साइकोलॉजिकल असर हुआ है ना? हमारी दृष्टि परिवर्तन जो हो गई है, हमको पता भी नहीं है। वो उसका क्या इतिहास है, इसका कोई समझ नहीं है, इस पे कोई चर्चा भी नहीं है। ऐसा मान लिया जाता है कि हम एक क्लीन स्लेट से पैदा होते हैं। जो बच्चा पैदा होता है बिल्कुल क्लीन पैदा होता है, और उसमें आप जो लिखेंगे वो वैसा वो सीख लेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये बात वहाँ से शुरू हुई थी। मुझे तो अभी भी ये लगता है कि किसी भी एजुकेशन के प्रयोग में इतिहास, और इतिहास से मतलब हिस्ट्री नहीं है। इतिहास मतलब सेंस ऑफ पास्ट, के हम अपने पास्ट से कैसे रिकंसाइल करें, पास्ट में क्या देखने लायक चीज़ है, क्या भूलने लायक चीज़ है। ये जो एक ये आदमी ही करता है, जानवर लोग ये ऐसा करते नहीं। जानवर को अपने पास्ट से कोई मतलब होता नहीं है। केवल आदमी, मनुष्य को ही अपने पास्ट से डील करना पड़ता है। केवल मनुष्य को ही अपने पास्ट पे खड़ा होना पड़ता है। ये चीज़ मुझे लगता है मिसिंग है पूरे अल्टरनेटिव एजुकेशन के प्रयोग में। चाहे वो कृष्णमूर्ति हो, कृष्णमूर्ति या अरविंदो, मेरा खुद अरविंदो का स्कूलिंग हुआ है, या हमारे जीवन विद्या के जो प्रयोग चल रहे हैं, उसमें भी इतिहास बहुत मुझे मिसिंग लगता है। जी। नहीं, वो
ये बात ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ पुटिंग इट। बट मैं अपने जीवन विद्या के संदर्भ में अगर बात कर रहे थे, शायद मुझे जहां तक याद है कल, कि वहां पे जो रेंडरिंग हो रही है, जो के शिविरों में जिस तरह से मध्यस्थ दर्शन को प्रेजेंट किया जाता है, जा रहा है, उसमें एक त्रुटि बिना किसी के किए अनजाने में हो रही है। और उसके कारणों पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने टच किया था। उसमें एक कारण ये था कि ये जो बिकॉज ऑफ इंजीनियर्स ने मेनली उस काम को संभाला, तो उन्होंने अपनी जो पद्धति जिससे वो वाकिफ थे, जो बहुत लीनियर है, जनरली स्पीकिंग लीनियर होती है उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है वो लीनियर होता है, बहुत ज्यादा रीजनिंग पे आधारित होने की वजह से, जो अच्छी बात है, मैं उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, उसका जो फलन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो इसकी वजह से मध्यस्थ दर्शन को उन्होंने एक लीनियरिटी जीवन विद्या के प्रबोधन में आ गई। किसी ने जानबूझ के ऐसा किया ऐसा भी नहीं लगता, ये आ गई क्योंकि उनकी ऐसी प्रवृत्ति, उनकी ऐसी ट्रेनिंग थी। एक तो ये उस लीनियरिटी में जो इसका फैलाव था, जो चौतरफा, या मैं कहूंगा 360 डिग्री का फैलाव था मध्यस्थ दर्शन का, क्योंकि हर हर इकाई या सत्य, वो मतलब उसके अनगिनत आयाम होते हैं। उसका एक आयाम नहीं होता या दो आयाम नहीं होते कि वो लिनियरिटी से दूसरी इकाई से जुड़ रहा है। वो कई सभी इकाइयों से जुड़ता है, एक इकाई सभी इकाइयों से जुड़ती है, और मल्टीपल तरीके से जुड़ती है। जैसे लव मैं इसको अगर एक इकाई कहूं इस सेंस में कि वो एक वास्तविकता है, तो लव का रिलेशनशिप रिस्पेक्ट से है, लव का रिलेशनशिप ट्रस्ट से भी है, लव का रिलेशनशिप कृतज्ञता से भी है। तो ये लीनियर नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ट्रुथ है वो लीनियर नहीं है, परंतु जीवन विद्या की रेंडरिंग में, बिकॉज इट इज सेड इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म, उसमें एक लिनियरिटी अपने आप आ गई है। एंड बिकॉज जो प्रबोधन दे रहा है, जो प्रबोधन करता है, वो इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए वो इसको एड्रेस नहीं करता है, इसके कुछ इस तरह के स्टेप्स नहीं लेता है कि इस जो अनकॉन्शियसली जो कमी इस रेंडरिंग में है, उसको वो दूसरी तरह से एड्रेस कर ले, क्योंकि बिकॉज ही इज अनअवेयर ऑफ दैट कमी, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ अफ्लिक्टेड विद दैट। एक ये बात। दूसरी, ये जो तुम इतिहास बोध की बात कर रहे हो और मैं जिसकी बात कर रहा हूं, दोनों दो एक ही मुद्दे की बात है। दे आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। मतलब चाहे वो इतिहास बोध उसको बोलो, चाहे वो मैं उसको साइकोलॉजिकल एक जो हमारे अंदर दृष्टि दोष आ गया है इसकी वजह से, मैं उसको कॉलोनियलिज्म की वजह से, मॉडर्निटी की वजह से जो दृष्टि दोष हमारे में आ गया है। दृष्टि दोष अल्टीमेटली होता क्या है? हिडन मान्यताएं होती है। अगर उसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाए कि भाई दृष्टि दोष क्या है, तो दृष्टि दोष ये है कि सामने एक 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 चीज है ए, आप उसको बी की तरह परसीव कर रहे हैं, आप उसको ए की तरह नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर की मान्यताएं उसमें बाधा पहुंचा रही है, और वो मान्यताएं हैं जिसके प्रति आप बिल्कुल जागरूक ही नहीं है। ये ये दृष्टि दोष होता है। वो मान्यताएं जिनके प्रति आप जागरूक नहीं, क्योंकि अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो वो मान्यताएं धीरे धीरे या एक झटके में भी निकल जाएंगी। अगर आप जागरूक हो गए तो कोई ना कोई समय वो निकल जाएंगी, पर आप जागरूक ही नहीं है, तो दैट इज इग्नोरेंस। प्राइमरी इग्नोरेंस इज दैट, जिसको बुद्ध ने कहते हैं ना, जो जो वो इग्नोरेंस की बात करते हैं या अज्ञान की बात करते हैं, वो प्राइमरली ये है कि आपको अपनी हिडन मान्यताओं के प्रति ही आप सचेत नहीं है उसके। तो ये जो मॉडर्न माइंड बन गया है, और 99% जीवन विद्या को जो
डिलीवर करते हैं, उन वो लोग जैसे, सामान्य बात है, मॉडर्न माइंड है। इसमें मैं कोई ये, आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ जजमेंट और एज अ क्रिटिसिज्म, दैट्स द फैक्ट। मतलब सभी लोग इससे त्रस्त हैं, पर क्योंकि उनको इस तरफ किसी ने ध्यान आकर्षण ही नहीं किया। बाबा इसलिए नहीं कर सके, ये बात भी कल हुई थी, बाबा इसलिए नहीं कर सके बिकॉज ही वॉज नॉट, ही वॉज आउट ऑफ इट। उनका, उनको इस चीज का पता ही नहीं था, क्योंकि वो इससे त्रस्त ही नहीं थे। और वो क्योंकि इतने थोड़े से आइसोलेशन में हो गए थे, जब से वो अमरकंटक आए और जब से ये जीवन विद्या की शिविर शुरू हुए, उसके बीच में 30 साल 35 साल का जो भी फासला था, उसमें वो उनको, ही इज अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपेंड टू द मॉडर्न माइंड। सो he did not address it, not because he did not, could not address it, but simply because he is not aware of this issue at all. So it got unaddressed. And that has impacted the rendering of Jivan Vidya. This is what I was saying. These are the two main problems. One problem being linearity, the other problem being the hidden assumptions which the Prabodhak himself carries, which he has inherited from this environment called environment of modernity in which we all are living. So he's not aware of them. So it goes. रहा हूँ हाँ, कि जैसे मान लीजिए हम कोई और दर्शन पढ़ने जाएँ, मान लीजिए हम सांख्य सांख्य पढ़ने जाएँ या हम वैशेषिक पढ़ने जाएँ। हाँ। अ, ये ये जो सांख्य का जो शिविर होगा या होता ही होगा ना बनारस में या कई जगह होता होगा, ये भी तो लीनियर होता होगा ना? या मतलब इसके भी मॉड्यूल्स होते होंगे या अ, क्या 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 ये एक शिविर की लिमिटेशन है? चाहे हम कोई भी शिविर करें, है ना? सांख्य का करें, जीव विद्या का करें, उसका करें, क्योंकि मतलब ये पेडागॉजी जो है, इसकी ये एक स्ट्रक्चर लगा देती है, लेकिन ये हम्म। प्रॉब्लम तो किसी और दर्शन की स्टडी में भी आती होगी, ऐसा एक अ, मैं इस पोजीशन में हूं ही नहीं कि मैं इस बात का रिस्पॉन्ड करूं, बिकॉज मैंने देखा नहीं है, बट मैंने बाबा को देखा है। सिंपल सी बात है। बाबा से बहुत बार, एक बार नहीं, दसियों हजार, मतलब बीसियों बार उनके साथ बैठा हूं, उनकी बातें सुनी हैं, उनका प्रबोधन सुना है, उनसे क्वेश्चन आंसर सुने हैं, मेरे दूसरों के। आई बीन जस्ट एन ऑब्जर्वर, समटाइम्स आई आस्क क्वेश्चंस। नेवर एवर इट हैज बीन लीनियर, नेवर एवर। his मेथड ऑफ रेंडरिंग वाज कि आप कुछ भी पूछ लीजिए। उसीलिए मैंने शब्द होलोग्राम यूज किया। अगर मैं, आई डोंट नो इफ दैट इज द राइट वर्ड, बट माई होलोग्राम, आई मीन कि होलोग्राम में कहीं वो जो चीज जो पूरे में दिखाई देती है, वो एक कण कण में भी दिखाई देती है। जो कण कण में दिखाई देती है वही पूरे में दिखाई देती है। तो जब आप उनसे कोई भी चीज का प्रश्न करते थे, वो उधर, वो बात पूरी फैल करके वहीं चली जाती थी। तो उनकी कोई, उनमें कोई लिनियरिटी नहीं थी। ऑफ कोर्स, जब बात आप, मैं और तुम बात कर रहे हैं, तो तुम बोल सकते हो कि अगर इसको तुम 5 मिनट काट लो तो देयर इज अ लिनियरिटी। यस, बट इफ यू सी द होल ऑफ इट, हाउ, व्हाट डू यू फील? इज देयर अ लिनियरिटी और इज इट जस्ट एक्सपैंडिंग? एक्सपेंसिव एक नेचर होता है बात का, कि जो जहां से शुरू करते हैं वहां से वो एक्सपैंड करता है इन एवरी डायरेक्शन, नॉट जस्ट इन वन डायरेक्शन, and it connects with other realities that you are trying to, that is what समझ is all about। समझ यही तो होती है ना, कि हमको एक चीज की का कुछ ग्लिम्स है, एक छोटा सा ग्लिम्स है एक कोई रियलिटी का। और फिर वो जो डॉट है, मान लो वो एक डॉट है, और फिर वो डॉट किसी भी कारण, अपने चिंतन की वजह से, दूसरे की बात की ध्यान आकर्षण की वजह से, कोई किताब की वजह से, वो डॉट दूसरे डॉट से, जिसका भी आपको एक छोटा सा ग्लिम्स था, सडनली कनेक्ट हो जाता है, एंड इट बिकम्स अ बिगर रियलिटी। दिस इज व्हाट समझ इज ऑल अबाउट। मैं तो ऐसे ही देख, मॉडर्न माइंड की जो एम्बेडेड, डीप रूटेड एपिस्टेमोलॉजिकल मान्यताएं हैं, वो माधव बाबा जी एड्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि वो, ही वॉज नॉट अवेयर। कर देते, अगर अवेयर होते तो कर देते, अवेयर नहीं थे उसके बारे में। जैसे, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनैलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक? ये साइंटिफिक शब्द, ये बहुत क्या दिमाग पे असर डालता है।
जब कोई आदमी बोलता है अरे इसकी बात बड़ी साइंटिफिक थी, उस बात का उस क्या सोच के वो बोल रहा है और उसका क्या असर लोगों पे, सामान्य लोगों पे हो रहा है, वही असर हो रहा है जो कि आज से 500 साल 400 साल पहले कोई बोलता है ये तो वेदों की बात है, कि ये बात वेदों में लिखी हुई है, तो उसका जो असर होता, वही आज वो असर होता है, कोई बोल देता है कि ये तो साइंटिफिक है। मैं इन दोनों में कोई भेद नहीं कर रहा हूं असर के स्तर पे। वही असर इसका होता है जो असर उसका होता था, पर ये दोनों ही असर साइकोलॉजिकल हैं, मान्यताओं की वजह से हैं जो आपके अंदर दबी हुई हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो मान्यताएं दबी हुई हैं। ये जो नई मान्यताएं थी, उनकी मान्यताओं, श्रीवास्तव जी वाले ग्रुप की मान्यताओं के बारे में तो बाबा जी बहुत सचेत थे। उनके बारे में उनको पता था क्योंकि वो खुद उस बैकग्राउंड से निकल के आए थे। लेकिन ये जो नई मान्यताएं थी, इसके प्रति बाबा जी सचेत नहीं थे। तो मान लो कोई बोलेगा बाबा जी की बात को, अरे आपकी बात तो बड़ी साइंटिफिक है, तो बाबा जी काउंटर नहीं करेंगे। मेरा ऐसा मानना है। उनको लगेगा अरे ये बात समझ गया तब ये बोल रहा है ये बात। उनको ये बात का भान शायद ना हो कि ये साइंटिफिक अपने आप में एक मान्यता है। ये मैं उनकी कमी नहीं गिना रहा हूं, ये कमी नहीं थी, क्योंकि उस दुनिया से वाकिफ नहीं थे वो। कि आज का पढ़ा लिखा आदमी जब कोई बोलता है ये बात बड़ी रैशनल है, उसको रैशनलिटी के बारे में उसकी क्या वो रैशनल जब बोलता है तो रैशनल नहीं बोल रहा है, वो बोलेगा, वो एक्चुअली बोल रहा है कि ये रीजनिंग पे आधारित है। ना, रीजनिंग और रैशनैलिटी में फर्क है। रीज गलत प्रमाइसेस पे आप एक आर्गुमेंट खड़ा कीजिए, वो भी बहुत बढ़िया रीजनिंग वाला आर्गुमेंट हो सकता है, गलत प्रमाइसेस पे। और सही प्रमाइसेस पे आप एक आर्गुमेंट खड़ा कीजिए, वो भी एक हो सकता है। आर्गुमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, प्रमाइस में गड़बड़ है। तो प्रमाइस जो है वो अगर गलत है और आप रीजनिंग दे रहे हैं और आप उसको रैशनल बोल रहे हैं, तो क्या होता है आप सोचो। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बिटवीन रीजनिंग एंड रैशनैलिटी। आज के दिन जिसको रैशनैलिटी कहा जा रहा है, वो लोग रैशनैलिटी का पता नहीं है, वो रीजनिंग को रैशनैलिटी कह रहे हैं। और प्रेमाइसेस के बारे में टोटली अनअवेयर है कि हमारी बेसिक फाउंडेशनल मान्यताएं कौन सी है, उसके प्रति टोटली अनअवेयर है। तो उनका रीजनिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रेमाइस गड़बड़ है, तो इसलिए सारा गड़बड़ है। यही तो हो रहा है मॉडर्निटी में। ये सब बदमाश लोग थोड़ी ना है जो इतना गड़बड़ हो रही है दुनिया में। ये सब बदमाश है ऐसा नहीं है, उनकी प्रमाइसेस में कहीं गड़बड़ है। वो ये मान ही दे रहे हैं कि देयर इज एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर, तो प्रेमाइस में गड़बड़ है ना। मतलब ऐसा मैं देखता हूं। वी आर ओनली डिस्कसिंग, आई कांट से कि दिस, आई कांट क्लेम कि दिस इज इट। हम लोग स्पेक्युलेट ही कर रहे हैं। तुम आगे बोल, तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने शायद बीच में तुमको इंटरप्ट किया था। हैं। एक मिनट, हाँ पवन जी, थोड़ा सा और हम्म। प्रोब करते हुए, देखिए मैं मानता हूँ कि सत्य जी और गणेश जी, जैसे मैं तो जीवन विद्या इन दोनों लोगों से सीखनी शुरू करी। सत्य जी और गणेश जी को मॉडर्निटी की समझ थी या है ना, है। अ, और ये मॉडर्निटी से बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं थे। ये तो मतलब मॉडर्निटी को बिल्कुल ही क्या कहें, शैतानी मानते थे। और ये दोनों टीचर्स थे, तो इनके पास स्टूडेंट्स आते थे, अच्छे टीचर्स थे, तो इनके पास स्टूडेंट्स दिन रात ही रहते थे। और इनको पढ़ाने में, स्टूडेंट्स का इंटरेक्ट करने में इनको बहुत मज़ा आता था। सिर्फ पढ़ाना नहीं, मतलब इंटरेक्ट करना, गाइड करना। तो अ, मेरे लिए सवाल ये है कि इन दोनों लोगों के होते हुए भी ऐसा कैसे हो गया कि धीरे 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 डिस्कोर्स में मॉडर्निटी की जो समझ है, मॉडर्निटी का जो क्रिटिक है, वो धीरे 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 साइडलाइन होते चला गया। ये एक मेरे लिए ओपन क्वेश्चन है, मुझे अभी पता नहीं ऐसा ऐसा है ना, ऐसा क्यों हुआ होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ ये बात। नहीं, मैं भी देखो स्पेक्युलेट ही करूंगा। आई कांट से, कांट क्लेम कि ये है।
पर जब तुम कहते हो कि उनको मॉडर्निटी की समझ थी, मैं उसको आई कांट अग्री फुल्ली। आई एम अगेन नॉट, इट्स नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज यू सी, जब कोई हम बोले कि भाई मैं ये बात में मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, किसी और के बारे में तुम कह रहे हो और मैं कहूं कि सहमत नहीं हूं, तो मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। मेरे मेरे लिए, मैं सत्या जी से तो कभी मिला नहीं, लेकिन मेरे लिए गणेश जी के लिए आई हैव द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। आई इवन नाउ हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वेरियस रीजंस। एंड वी यू हैव एंजॉयड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, मतलब जिसमें मुझे आनंद आया है। मेरा मेरा जो उनके साथ सानिध्य रहा है, उसमें मुझे कई बार तो इस तरह का आनंद आया कि मैं नहीं कह सकता कि मुझे किसी और के साथ वैसा आनंद आया है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं वो उस सेंस में ना ली जाए। गांधी जी के हिंद स्वराज को बहुत लोगों ने पढ़ा है, सारे गांधीयंस ने पढ़ा है, और मेरा मानना है सत्य जी ने भी और गणेश जी ने भी पढ़ा है। हिंद स्वराज के दो मुख्य पक्ष हैं। एक पक्ष है जिसमें वो भारतीयता का गुणगान करते हैं और भारतीयता को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कहीं कहीं कंपेयर भी करते हैं, पर भारतीय सभ्यता की गरिमा वो बताते हैं। दूसरा पक्ष जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है वो है आधुनिकता की व्यवस्थाओं को, यानी पांच व्यवस्था एकदम नाम लेके उन्होंने कही है: शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जुडिशरी, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी। ये पांच व्यवस्थाओं को वो डीकंस्ट्रक्ट करके बताते हैं कि ये कितनी मायावी हैं। यानी ये जो बोल रही हैं, जो क्लेम करती है, और इनकी जो असलियत है, उनमें कोई साम्य नहीं है। ये इसलिए मायावी है, इल्यूशनरी है। देयर क्लेम इज कंप्लीटली फॉल्स। He deconstructs and shows it to you. That's he's trying to do that, let's say. But he is not going, and he's Gandhiji is not addressing rationality, modern rationality. Gandhiji is not going into how we think. I want Harsh and Pawan to pay attention to what I'm saying very minutely and see where's the flaw. I want to test it. I am saying the way we think, and when I say use the word thinking, I'm talking of logical way of thinking. When we say we are thinking logically, what is happening? What is the process? It's a step by step process. एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर दूसरे स्टेप पे तीसरा स्टेप। यू गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट रीजनिंग का एक, यही लॉजिक है तर्क का। पहला जो फाउंडेशन है, फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक, वो किस पे खड़ा होता है? वो खड़ा होता है जो बाबा ने कहा, जाने वाले को जान, जो जानते हो उसको मान लो, जो मानते हो उसको जान लो। उन्होंने दो ही विकल्प दिए आपको। पर वास्तविकता आज के दिन की यह है, या कभी भी ये रही है, कि कुछ चीजों को आप जानते हैं। आप जानते हैं कि पानी से प्यास बुझती है, और हम आप हर बार पानी पीने के पहले उसकी जांच नहीं करते। आप मान लेते हैं कि पानी से प्यास बुझती है। तो एक आप जानते हैं, और जानने के बाद आप मान लेते हैं, हो गई खत्म बात। दूसरी होती है, आप मानते हैं और आप जानते हैं कि मैं मान रहा हूं। जैसे कि भारत का साधारण आदमी गंगा में स्नान करने जाता है और इस सोच के जाता है कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा या मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो वो उस इस भ्रम में नहीं है कि मैं इसको जानता हूं। वो ये, अगर आप उससे पूछेंगे तो मेरा पक्का विश्वास है वो ये बोलेगा कि मैं ऐसा मानता हूं, इससे मेरे पाप धुलते हैं, इससे मुझे पुण्य मिलता है, इससे मैं तर्पण देता हूं तो मेरे पूर्वजों को शांति मिलती है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा मैं मानता हूं। उसको ये भ्रम नहीं है कि मैं जानता हूं। तो वो मान रहा है, पर बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं इसको मान ही रहा हूं, जानता नहीं। आधुनिक दिमाग की तीसरी एक बीमारी, जो भयंकर बीमारी है, वो ये है कि वो बहुत चीजों को मान रहा है, पर वो भ्रम में है कि मैं जानता हूं। और ये बहुत डेंजरस चीज है।
आप मानते हैं और आप जानते हैं कि मैं मान रहा हूं, इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि वो दरवाजा आपने अपने दिमाग के अंदर एक दरवाजा खुला रखा है कि भाई मैं मान रहा हूं, जानता नहीं हूं, इसलिए कभी जानने का मौका आया, कभी ऐसा अवसर आया तो आप जान जाएंगे। परंतु जब आपने किसी चीज को बिना जाने मान लिया कि मैं जानता हूं, तो आपने अपने दिमाग में दरवाजा बंद कर दिया, आप कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से मान रखा है कि मैं जानता हूं। ये सबसे भयंकर बीमारी मॉडर्निटी की है, जिससे पूरी दुनिया ग्रस्त होते जा रही है। इसी में वो साइंटिफिक आता है। जैसे ही किसी ने कह दिया कि ये साइंटिफिक है, आपका दरवाजा बंद हो जाता है, आपको लगता है मैं जानता हूं। हम स्कूल की पेडागॉजी की बात का उदाहरण देता हूं तुमको, पता नहीं परसों दिया था कि नहीं दिया था। आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं कि सूरज पूरब से उग रहा है, तो आप उसकी उसकी एक मान्यता बना रहे हैं, जिसको वो जानता ही नहीं कि मेरी मान्यता है। अब वो जिंदगी भर इस मान्यता का साथ जिएगा, इस भ्रम में कि मैं जानता हूं। तो ये जो बीमारी है, इसको गांधी जी ने कभी नहीं एड्रेस नहीं किया था, वॉट एवर रीजन, आई डोंट नो। सो व्हाट व्हेन यू से कि यू टेक नेम्स एंड यू आर सेइंग कि इनको मॉडर्निटी की समझ है, मॉडर्निटी के सिस्टम्स की समझ है। आई 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 एग्री। मॉडर्निटी ने जो प्रभाव हमारे पे डाले हैं, हमारे में हीनता का भाव, हमारे में अपनी पूर्वजों के प्रति तिरस्कार का भाव, ये सब का पता है उनको। लेकिन ये जो दिमाग के अंदर ये जो फंडामेंटल सोर्स पे जो गड़बड़ हो गई, उसका कितना पता है, आई डोंट नो, आई कांट से। आई डोंट सी अ ग्लिम्स ऑफ दैट। कभी कभी मैंने तुमको बताता हूं, जब मैं आज मैं जिस तरह से सोच रहा हूं, इतनी क्लैरिटी मुझे नहीं थी 2005 6 में 4 में, जब मैं आईआईटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाता था और गणेश जी के साथ मैं शिविरों में उनकी मदद करता था। तब इतनी क्लैरिटी मेरे को नहीं थी, पर मेरी बात उनसे जरूर होती थी कि ये देखिए, ये जो आप लोग शिविरों में परंपरा को और अपने रहस्यवाद बोल के और इस तरह से जो आप लोग इसको डिमोलिश करते हैं, इसको एक तिरस्कृत भाषा में इसका इसके बारे में कहते हैं, तो इसका असर हमारे दिमाग पे क्या होता होगा। हम तो पहले से ही हीन भावना से ग्रसित हैं, ऊपर से आप भी ऐसे ही बोलेंगे, तो ये तो और मतलब सोने में सुहागा जैसा या नीम और करेला चढ़ा वाली बात हो जाएगी। तो ये दबे हुए आदमी हैं हम लोग, हमको इस तरह और मत दबाइए। और अगर आपको क्रिटिसिज्म करना ही है, तो थोड़ी मॉडर्निटी की भी क्रिटिसिज्म कीजिए, थोड़ा साइंस की भी, मॉडर्न साइंस को जैसे देखा जा रहा है उसका भी क्रिटिसिज्म कीजिए। तब उन्होंने इस बात को पकड़ा, और वो उसके बाद उसको थोड़ा बहुत उन्होंने अपने शिविरों में इस बात को करने लगे, वो मॉडर्न डेवलपमेंट को एड्रेस करने लगे। मॉडर्न डेवलपमेंट की पहले उसके पहले बात नहीं होती थी। वो बात करने लगे कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा जड़ व्यवस्था के ऊपर है, इसको परिवर्तन करने को मान लिया जाता है, और इसमें तो परिवर्तन होता ही नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें वो करने लगे। उसमें विकास नहीं होता, सॉरी, मतलब जड़ व्यवस्था में कोई विकास नहीं होता और इसी को हमने विकास मान लिया, ये सब बातें वो करने लगे। लेकिन उस टाइम मेरी ये क्लैरिटी नहीं थी कि हाउ इट इज इन आवर माइंड्स। ये जो थर्ड कैटेगरी है, दैट आई डोंट नो, बट आई रिमेन अंडर द इल्यूजन दैट आई नो, एंड इट इज सो ऑटोमेटिक। हम उस टाइम सोचते थोड़ी ना है, हमने बिल्ड कर देता है, ये तो साइंटिफिक है तो साइंटिफिक है, तो उसके ऊपर हमने बिल्ड कर दिया पूरा एक आर्गुमेंट। फ्रीडम की बात है, फॉर इंस्टेंस, हमने मान लिया फ्रीडम एक वास्तविकता है। अब हमने उस पर कभी गहराई से सोचा ही नहीं कि फ्रीडम को आम आदमी क्या है, उसकी डेफिनेशन है, द आई शुड बी एबल टू डू एज आई विश। यही डेफिनेशन मुझे दिखाई देती है चारों तरफ। अब इसको आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, और इसको मान लिया कि फ्रीडम एक अच्छी चीज है, और आपने उसके ऊपर बिल्ड कर दिया पूरा डेमोक्रेटिक ढांचा। आपने इक्वालिटी विच इज नॉन एग्जिस्टेंशियल, इक्वालिटी डजंट एग्जिस्ट, इक्विटी एग्जिस्ट, बट इक्वालिटी को आपने मान लिया, ये तो अच्छी बात है, ये तो ठीक ही है, ये ट्रू है, ये रियलिटी है, और आपने पूरा बिल्डअप कर दिया। मतलब ये तो ऑटोमेटिक होता है ना, हम उसको क्वेश्चन भी नहीं करते कि हमारे प्रेमाइसेस जो है वो क्या है, इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, साइंटिफिक क्या है, किसको हम रैशनल कह रहे हैं।
और हम बिल्डअप कर देते हैं। और भूल वहां प्रिमाइसेस में, आपके आर्गुमेंट में कोई भूल नहीं है, आर्गुमेंट सब ठीक है। फिर हम आर्गुमेंट पे बहस करते हैं, हम प्रेमाइसिस पे जाते ही नहीं। ये प्रॉब्लम कितना जी, मतलब गणेश जी को मालूम है नहीं मालूम है, आई हैव नेवर डिस्कस, सो आई कांट से, यू नो, आई कांट से। बट आई शुड सी अ ग्लिम्स ऑफ इट ना, इन हिज आर्गुमेंट्स, in his प्रबोधन, which I have, when till then I did not see पिछले 10-15 साल, 1 साल से तो मैं उतना संपर्क में नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं है। पर बाकी लोग तो बिल्कुल नहीं भाई। हम और लोगों को मैं नहीं मानता कि और प्रबोधक इस बात के प्रति सचेत भी है, सचेत भी है। और उसका एविडेंस आपको मिलता है। ये देखो, बात को और बढ़ाएं क्या, इट्स नियरली, आई थिंक, पास्ट 5:30, नहीं 5:30 होने वाले हैं, करें और बात। हाँ, चलिए, चलिए। नहीं, जैसे एक बात हुई थी ना कि जब ये छत्तीसगढ़ में, मैं उस टाइम आई वॉज पार्ट ऑफ इट, जब छत्तीसगढ़ में इसको इसका व्यापीकरण हो रहा था, सरकार के सहयोग से। हम्म, मैं बहुत अनकंफर्टेबल था उस पर पूरे प्रयास से। और तुम पूछोगे अगर हर्ष की भाई आप क्यों अनकंफर्टेबल थे, तो इट इज मोर इंट्यूटिव। इट वॉज इट वॉज नॉट, आई कुड नॉट गिव एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मेरे दिमाग में जो हमेशा ही एक कीड़ा रहा है वो ये, कि मैं माइक्रो और मैक्रो में फर्क करता हूं। और आज भी मैं कन्विंस्ड हूं कि कोई चीज माइक्रो लेवल पे कारगर होती है तो जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी कारगर हो। जैसे मैं और तुम अकेले में दो आदमी बात कर रहे हैं और अच्छी बात हो रही है, लेकिन जैसे ही वहां पे 3 और 4 लोग आ जाते हैं, वो बात उस तरह की हो ही नहीं पाएगी। उसमें एक परिवर्तन अपने आप आ जाता है। तो माइक्रो पे कुछ चीज सक्सेसफुल हो, वो मैक्रो पे भी उसी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बहुत मॉडर्न थिंकिंग है, ये बहुत ही एटोमाइज थिंकिंग है, कि एक एटम में हमने परिवर्तन किया तो हम सारे एटम्स में परिवर्तन कर देंगे। ये समाज ऐसे नहीं चलता, मानव समाज ऐसे नहीं चलता। तो मेरे को ये हमेशा से इस बात से थोड़ा असहजता थी कि ये व्यापीकरण इसके, हम नहीं, नहीं, हो ही नहीं पाएगा, गुड़ का गोबर होगा। दूसरी, हम इवन इन शिविर, मुझे ये लगता था कि जो हम एक तरह का मार्केटिंग कर रहे हैं शिविर की, एक तरह की मार्केटिंग, कि भाई आओ करो, आओ करो, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में ले, इसकी जगह इट शुड बी ऑन स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए। जो सीकर है उसको आपके पास पहुंचना चाहिए, आप आप जा करके उसको समझाएं, इसकी बजाय खुद ही व्यक्ति आपके पास आए समझने के लिए। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर व्यक्ति आपके पास आएगा, इसका मतलब है कि उसको कोई प्यास है, उसको कोई तकलीफ है, उसने कुछ इस पे ध्यान दिया है। इसका अल्टीमेटली इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई पात्रता है, तभी वो आपके पास आ रहा है। पर आप जाकर के स्कूलों में, कॉलेजों में करते हैं, या कंपनियों, कॉरपोरेट सेक्टर में करते हैं, तो वो आदमी, उसको इच्छा ही नहीं है, वो बैठा है क्योंकि उसको हुक्म मिला है, उसको ऑर्डर मिला है कि तुम बैठो, या उसको किसी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला यार अच्छी चीज है कर लो। तो ही इज सिटिंग, ही इज गॉट नो पात्रता, ही इज गॉट नो रिसीविंग, ही इज गॉट नो लिसनिंग। तो मैं इसके बेसिकली इसके बहुत पक्ष में नहीं था। आई टोल्ड बाबा अबाउट इट। A stage came when Baba also understood it. This is after I left the main, you know, हम उसके, जो मैं इतना सक्रिय था, मैं सक्रिय कम हो गया 2007 के बाद। उसके बाद मैंने सुना सुना है, और काफी विश्वस्त सोर्सेस से सुना है, कि बाबा ने मना किया कि इसको बंद करो। लेकिन वो बंद नहीं हुआ, कुछ दिन थोड़ा सा उसमें ढीलापना आया कुछ दिनों तक, पर बंद नहीं हुआ, सब चलना पड़। तो अब ये चीजें देखनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू सी, देर इज नो वन हु इज डूइंग अ रिव्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, दीज आर इश्यूज जो कि इसी विद्या से ही जुड़े हुए हैं, कि जो आदमी को इतना समझ आ गई, वही आदमी ये काम क्यों कर रहा है। तो इसका मतलब है कि समझ नहीं आया है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।
हाँ, जस्ट इसको बोलना दो, टेप रिकॉर्डर लगा दो और चला दो और बोल दो। पूरा शिविर अच्छी तरह एआई कर देगा, आप उसमें फीड कर दीजिए, वो आपसे भी बेटर आर्गुमेंट्स दे देगा, बेटर तरीके से बता देगा। So there is something which we are not looking at. We are just not seeing the deeper problem with to do with the human mind. I am not going into the doing part. I am talking at the human mind, at the level of the mind, where a perfectly honest person with no vested interest is doing these kind of things. So why is it this happening? तो उसमें कई चीजें निकल सकती हैं, कई चीजों का पता चल सकता है कि, और फिर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं या अटेम्प्ट टू एड्रेस, वी कैन अटेम्प्ट टू एड्रेस दोस थिंग्स। आई सस्पेक्ट दैट वी हैवंट प्रोब्ड the trait of lokeshna, the deep desire in human beings for lokeshna, हमने उसको प्रोब नहीं किया, हमने ना उसको एड्रेस किया है कि ये जो बहुत ही अंदर में सूक्ष्म स्तर पे ये तीन ऐषणाएं होती हैं जिसकी बाबा ने बात की है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेशना। तो लोक पुत्रेषणा और वित्तेषणा तो थोड़ी दिखाई देती है और वो बहुत लोग उससे मुक्त हैं। लोकेशना बहुत सटल है और उससे कोई लाखों में, 10 लाख में एक आदमी मुक्त होता होगा तो होता होगा। पर लोकेशना, एक बात तो ये हो गई कि भाई लोकेशना से ग्रसित है, लेकिन इस तरह के काम में जब आप लगे हैं और जब आप लोकेशना से ग्रसित हैं तो उसका असर को हमको देखना पड़ेगा कि क्या करता है वो। बिना आदमी अपने आप ही उससे गवर्न होने लगता है। आई हैव टेकन शिविर्स अंडर ड्यू प्रेशर, 3 शिविर मैंने लिए हैं। एंड यू नो द वन थिंग विच पैल्पेबली आई फेल्ट वाज कि यार इससे मैं तो इसका नशा मुझे आने लगेगा। बिकॉज यू सी, आई एम saying something and people sitting out there are understanding what I'm trying to understand what I'm saying, and the only way to understand at which they have at the moment is logic। लॉजिक से वो सब पकड़ रहे हैं चीजों को, मैं भी लॉजिक से ही रेंडर कर रहा हूं। और वो उनको कोई चीज लॉजिकली ठीक लगती है तो वो सोचते हैं मुझे समझ में आ गया। तो जैसे ही उनको समझ में कोई चीज आती है लॉजिकली, वो ये मान लेते हैं इनएडवर्टेंटली कि मैं तो समझा हुआ हूं ही, पहले से उनसे ज्यादा जानता हूं। तो देयर इज अ हायरार्की विच बिल्ड्स अप, और उस हायरार्की में हमको एक एनर्जी मिलने लगती है एज अ प्रबोधक। ये एनर्जी मुझे बहुत आह्लादित करती है, बहुत सुख देती है, बहुत एक तरह का नशा होता है। अब ये नशा जो होता है ये एक्चुअली झूठा है, ये नशा ही है इसलिए कि मैंने समझा नहीं है। आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, बट आई गेट सो यूज टू दैट नशा, दिस इज लोकेशन, दैट मैं उस नशे से मुक्त होने का भी प्रयास नहीं करता हूं और मैं अनुभव से च्युत हो जाता हूं। फिर अनुभव की तरफ जाने का काम ही नहीं है। हमको तो मिल गया, हमको तो मिल रहा है, स्वाद तो मिल रहा है उसका, ये हो जाता है। हाँ, अगेन अगेन आई विल एड अ कैवियट दैट आई एम स्पेक्युलेटिंग। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जीवन विद्या शिविर से अनुभव नहीं होगा, है ना? क्योंकि उसके उसमें बहुत डाइल्यूशन है, उसमें बहुत अम, मतलब एक नंबर के आने की वजह से और बहुत डाइल्यूशन हो जाता है ना? ठीक है। अभी जो जिस माहौल में हम हैं पिछले 20-25 साल में, उसमें हमने देखा है कि है ना, इधर ये आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर चल रहे हैं, रामदेव जी के शिविर चल रहे हैं, ये ईशा योगा वालों के शिविर चल रहे हैं। ऐसे मतलब 10-15-20 लोग हैं जिनके शिविर चल रहे हैं, है ना? उसमें हजारों लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि रामदेव जी के शिविर से किसी को कुछ अ, योग का समाधि हो जाएगा, है ना? या आर्ट ऑफ लिविंग से किसी को कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये उनको भी पता है, ये हमको भी पता है। लेकिन प्योरली राजनीतिक दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल कि ये जो चैलेंज है हिंदुस्तान के सामने,
जिसको हम कन्वर्जन, है ना, चाहे वो ईसाइयत का हो या वो मुसलमान का कन्वर्जन हो, या ये जो चैलेंज है हिंदुस्तान के सामने जिसको हम विकास का चैलेंज कहते हैं कि ये विकास जो है विनाश है, इस चैलेंज को मीट आउट करने, मतलब कितना सफल होगा नहीं होगा तो देखना पड़ेगा, लेकिन एक प्योरली एक राजनीतिक दृष्टि से इसमें जीवित शिविर भी एक माहौल ऐसा बनने में ये योगदान है क्या कि नहीं, हमको तो है ना बेसिक बातों पे ही ध्यान देना है, ये मटेरियलिज्म और ये है ना ये सब बातें पे हमें जाना नहीं है। अनुभव हम्म। नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, लेकिन एक माहौल में ये कंट्रीब्यूशन है क्या, माहौल बनाने में, या जीवन विद्या। जीवन विद्या इंक्लूडेड, हम्म। रामदेव जी, ईशा योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब लोग कुछ ना कुछ माहौल बना रहे हैं ना। जीवन विद्या भी एक माहौल बना रहा है, ये बनाने की चेष्टा कर रहा है। ये किस चीज भैया का जीवन माहौल? विद्या के बारे में मैं लेटेस्ट जानकारी नहीं रखता बहुत ज्यादा। बिल्कुल नहीं पता है मुझे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को ग्लिम्स है थोड़ी सी। क्या कौन सी ग्लिम्स है, उससे मैं बहुत जैसे डिस्टर्ब हूँ। मैं सॉरी, अपने एक सेंटेंस पूरा कर देता हूँ। जैसे जीवन विद्या शिविर का एक बड़ा फोकस प्रयास ये रहता है कि लोग अपना मटेरियल आवश्यकताओं को पहचान लें, लोग इंडल्जेंस में ना जाएं, है ना, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, है ना, इसमें इसमें ना जाएं लोग। ये एक अ, अ, क्या कहें, जीवन विद्या शिविर, समझ 7 दिन बन के शिविर जाती की स्ट्रेंथ है। है। या लोग परिवार को, हम्म। ये परिवार का जो विघटन है ना, उसमें उसको राइट। संभाल लें, परिवार को संभाल लें लोग। ये एक हम्म। सोशल इंटरवेंशन के तरह हम्म। उसका एक प्रयास है। ऐसा नहीं हम्म। इसमें लोग समझदार हो जाएंगे, हम्म। लेकिन लोग ठीक है परिवार में जीने लगेंगे कैसे भी मर तड़ के, लेकिन अलग नहीं होंगे, है ना, या वो एक गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी फिर तीसरी गाड़ी के पीछे भागेंगे नहीं। ये एक हम्म। तरह का इंटरवेंशन है क्या। बत्ती जला एक। हम्म। नहीं, देखो इसमें कई प्रश्न तुमने पूछ लिए। ये जो तुम बोल रहे हो तो बिल्कुल सही बात है। ये जो दो बातें तुमने कही, भाई मतलब जो मटेरियल पोजेशंस को सीमित करना की समझ, ऐसी एक समझ बन जाती है, परिवार को ठीक से चलाना है, संबंध ठीक से बनाने हैं, ये समझ बन जाती है। तो कितनी सफल होती है नहीं होती है वो एक अलग प्रश्न है, पर ये दोनों चीजें तो एड्रेस होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है आज के दिन, जो तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि ये जो भारत के संदर्भ में जो हो रहा है, मैं पर्सनली, मेरा जो, मैं बहुत दुखी हूं। मैं तो सिंपल बात में बोलूं, मेरा दुख ये है कि भारत की जो पोटेंशियल है वो, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का। ये जो जो भी कुछ हमारे साथ इतिहास में हुआ है, उसने उस पोटेंशियलिटी को, पोटेंशियल तो अभी भी है, लेकिन उसको निकलने का मौके को और जटिल और मुश्किल ही बनाया है। उसको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। और इसका एक कारण है कि हम न अपनी जड़ों को के प्रति, हम हमारी अवेयरनेस है कि हम क्या थे या क्या हैं, हमारा क्या पोटेंशियल है, हम उसको जानते ही पहचानते नहीं। हमारी सिविलाइजेशनल रूट्स को हम नहीं पहचानते, या उसके प्रति इग्नोरेंट है। मतलब इट्स नॉट देयर इन आवर कॉग्निजेंस की उसको, वो भी कोई चीज है जिसको पहचानने की जरूरत भी है। वो सब अभी तक तो वहां भी नहीं पहुंचे। पहचानना तो सेकंड स्टेज की बात है, पर ऐसी कोई चीज है जिसको, जो हमारे लिए जरूरी है, और वो इतनी खूबसूरत है, उसमें इतना पोटेंशियल है। और दूसरी तरफ हम फंस मैं फंसावट देखता हूं, बहुत बुरी बुरी फंसावटें, एक नहीं है, कई अनेक फंसावटें हैं। उसमें बड़ी एक फंसावट है मॉडर्निटी की।
इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इस फसावट का कि हम आस्था विहीन हो गए। वी हैव लॉस्ट फेथ, वी हैव बिकम फेथलेस। हमको फेथफुल होना है। अगर भारतीय जड़ों से जुड़ना है तो उसका मतलब ही है कि हमको फेथफुल होना है। इवन टू ट्रस्ट दैट देर इज अ व्यवस्था आउट देयर, है, ये है, ये भी इट्स पार्ट ऑफ दैट फेथ ऑल्सो। तो हम फेथलेस हो गए। नाउ हाउ डू वी बिकम फेथफुल? दैट इज अ क्वेश्चन एंड आई सी अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स देयर। नाउ कमिंग टू जीवन विद्या, और जीवन विद्या में जो हो रहा है वो, उसमें फेथ की स्पेस ही नहीं है। टोटली खत्म है ही नहीं। जबकि मैं बाबा को नहीं देखता ऐसे। अब तुम बोलोगे कि उसका कोई आप प्रमाण दीजिए, तो मैं, मुश्किल होगा मेरे लिए। उनकी घर में उनकी पत्नी का पूरा व्यवहार, उनका चलन, उनका बाबा के प्रति समर्पण, उनकी पुत्री का बाबा के प्रति समर्पण, दीदी जिसको अपने कहते हैं, ये सब जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो घर में एक, ये समझ से नहीं था, ये फेथ से था, ये फेथ से था। पर इसको बाबा ने अपने नए रूप में इसकी जगह ही नहीं छोड़ी उस पूरे चीज में। और क्योंकि जो बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ये जो नए पढ़े लिखे लोग आए, ये तो पहले से ही फेथलेस थे। तो इनको ये बात ठीक लगी। उसका एक कारण यही था कि इसमें फेथ की जगह नहीं थी। एक्चुअली इट वेंट एक तरह से उनके 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 लिए एक तरह का अट्रैक्शन इसकी वजह से भी हुआ कि इसमें फेथ की बात नहीं है। बट ये जो फेथ इसमें नहीं है, उसकी सीधे सीधे बात नहीं होती है। और जिसको प्रबोधक एक पॉजिटिव बात मानता है बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली इट इज देयर, आई थिंक। But because of his lack of understanding, he's not able to interpret it like that. He's not able to receive it like that. तो वो, अब क्या हो रहा है, आई एम जंपिंग अ लिटिल बिट बट यू विल अंडरस्टैंड, पवन विल अंडरस्टैंड। देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सद्भावना, बेस्ड इन हिमाचल प्रदेश। ये संभावना, संभावना, हाँ? संभावना। संभावना, हाँ, संभावना। ये संभावना जो है, ये प्रशांत भूषण का एक क्रिएशन है। प्रशांत भूषण जो है वो आज, वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, विच इज अ ट्रेट ऑफ लेफ्टिस्ट मेंटालिटी, दैट दे बिलीव इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड एंड दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू कंस्ट्रक्ट। दिस इज हाउ आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, that left is very destructive, very dismissive, and not only dismissive, they want to demolish whatever is इतिहास बोध की तुम बात करते हो, तो एकदम खत्म करना चाहते हैं पास्ट को। पास्ट में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और वो जो नया बनाना चाहते हैं उसका उनको पता नहीं है। उनके लिए प्राइमरी होता है कि इसको करो। तो प्रशांत भूषण धीरे 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 आउट ऑफ हिज बिटरनेस, he has become more and more destructive, more and more destructive. I won't go into it, but मैं उसको पिछले कम से कम 2012 से तो बहुत देख ही रहा हूं, जब से आम आदमी पार्टी का बना है तब से, कि ही वो जो था उससे भी ज्यादा वो डिस्ट्रक्टिव हो गया है। और उसकी वो इंस्टीट्यूट है, वहां पे जीवन विद्या के शिविर चलते हैं। अब आप लगाइए थोड़ा अंदाजा। और मैंने इन लोगों से बात भी की है, उधर जो लोग शिविर चलाते हैं उन प्रबोधकों से। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल रूट्स। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्निटी। दे आर ट्रीटिंग जीवन विद्या एज इफ दे आर टीचिंग फिजिक्स और मैथमेटिक्स। बट वो भी बहुत शैलो तरीके से, जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता है उस तरह से वो पढ़ा रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स भी जो मतलब ग्रेट साइंटिस्ट लाइक फेनमैन, द वे ही वुड टीच फिजिक्स, he will try to go to the root, reach the roots, because he was a great thinker, so he will not leave it in midway, बीच में हैंगिंग नहीं छोड़ेगा वो। ये लोग
वो है जो 99.99% फिजिक्स जो लोग पढ़ाते हैं या मैथ्स जो लोग पढ़ाते हैं, जो रूट्स भी बिना जाए पढ़ाते हैं, उसी तरह से ये लोग जीवन विद्या पढ़ा रहे हैं। ये क्यों पढ़ा, उधर क्यों ये इस चीज को, और वो पूरी की पूरी लेफ्ट आइडियोलॉजी में ये एसिमिलेट हो रहा है, ये जीवन विद्या वहां पे। आपको इसको इस तरह, एक तो है कि आप इसको क्रिटिसिज्म से देखें, मैं नहीं, मैं उसमें, मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसको इस तरह से समझना चाहता हूं, ऐसा हो कैसे गया यार, जी, ये जी, ऐसा हो कैसे गया। जी। मेरे हिसाब से ये ऐसा इसलिए हुआ कि जीवन विद्या परिवार में आके रुक गई, सामाजिकता का सेंस नहीं बना पाई। तो मैं ठीक हो जाऊं, मेरा परिवार ठीक हो जाए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समाज में अभी कुछ इंटरवेंशन है, क्योंकि फेथ नहीं है, वो भाषा सामाजिकता की भाषा नहीं है, सामाजिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रति एक वैसा भाव है कि एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसलिए लेफ्ट ये अप्रोप्रिएट कर लेगा, क्योंकि लेफ्ट को भी परिवार तो अपना बचाना है और लेफ्ट को समाज को तोड़ना है। हालांकि लेफ्ट परिवार को भी तोड़ता ही है आगे जाके। नहीं नहीं, टूट ही रहा है, पर उसमें लेफ्ट में इंडिविजुअलिज्म है, लेफ्ट में परिवार नहीं है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो इंडिविजुअलिज्म का काउंटर परिवार नहीं है, इंडिविजुअलिज्म का काउंटर सामाजिकता है। हाँ, बट देर इज नो काउंटर, देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन देयर, द वे दे आर रेंडरिंग इट, इट इज बीइंग टेकन विद दोनों हाथ खोल के उसको लिया गया है। क्योंकि क्यों? सामाजिकता का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है इसमें। देखो, मान लो कर भी दें वो, मान लो कर दे, क्योंकि आई एम श्योर दे बी टॉकिंग, उसमें एक समाज की बात तो वैसे तो आती है। मैं तो अब भूल भाल गया वो सब शब्द, वो समाज का जो एक पूरा उसमें है ना, वो हाँ, वो जो समाज की बात आती है उसका भारत भारत के समाज से कोई लिंक अभी मुझे दिखता नहीं है। वो एक हाँ हाँ, वो ठीक है। कंस्ट्रक्ट है। हाँ, लेकिन आई सी दिस एज अ, एज एज तुम जो बोल रहे हो वो हो हो सकता है वो बात हो, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं कि बेसिकली द वे जीवन विद्या हैज बिकम टुडे, इट हैज नो इश्यूज विद मॉडर्न,